हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने बिहार बोर्ड शुरू कर दिया है और बिहार बोर्ड के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान क्लास 8 हमने शुरू की है। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का भूगोल। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल की जो किताब है वो है हमारी पृथ्वी हमारा जीवन। हमारी पृथ्वी हमारा जीवन जो पुस्तक आप पढ़ते हैं, आइए उस पुस्तक के एक एक चैप्टर को हम लोग निकाल करके पढ़ाई करते हैं। पहला ही चैप्टर का नाम है दोस्तों संसाधन। संसाधन का आज हम लोग बात करने वाले हैं संसाधन के सॉल्यूशन की। जो चैप्टर के पीछे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की आज हम लोग बात करेंगे। संसाधनों का लेक्चर और संसाधनों के बारे में जितने भी वीडियो है हम लोग ऑलरेडी इसको बना चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड सॉल्यूशन की। यूपी बोर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है हर एक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। और चैप्टर हमारा है पाठ नंबर 1 संसाधन। आइए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे YouTube पर जाकर इन वीडियो का बिल्कुल मुफ्त आनंद उठा सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला ही क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं, क्या है संसाधन। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि कोई भी वो वस्तु जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करे वो संसाधन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। तो संसाधन मतलब होता है कि जो चीज़ आवश्यकता की पूर्ति करे वो संसाधन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके किसी मित्र का आपको फ़ोन आया, उसने बोला कि चलो आज वहाँ पर एक ग्राउंड है, वहाँ पर क्रिकेट खेलने चलना है। तो आप बोलोगे यार मैं क्रिकेट खेलने का तो बड़ा इच्छा है लेकिन मेरे पास साधन नहीं है वहाँ आने का। तो वहाँ पहुँचने का जो साधन जिसे आप कह रहे हो एक्चुअल में वो संसाधन है। जैसे कोई बाइक हो सकती है, आपके पास साइकिल हो सकती है, कार हो सकती है या बस, जो भी जिससे भी आप जाना चाहें, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती हैं। तो कुल मिला के हर वो चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, चाहे वो रोज़मर्रा हो चाहे वो कोई किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, हमारी हर एक आवश्यकता की पूर्ति जिन वस्तुओं के द्वारा होती है वो सारी की सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मानव स्वयं को भी एक संसाधन के रूप में बताया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। या इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, या वस्तु या पदार्थ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे। वस्तु या पदार्थ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, आवश्यकता की पूर्ति करे संसाधन कहलाती हैं, करे संसाधन कहलाती हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और बड़ा करना हो तो लिखो जैसे में गर्मी लगती है तो हम पंखा चलाते हैं, जैसे पंखा, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, ठीक है। सूर्य है, ये भी एक संसाधन है। कोयला भी एक संसाधन है। ये सब संसाधन तो है, कोयला भी संसाधन है। हर एक चीज़ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे वो संसाधन कहलाती है। और एग्जाम्पल के साथ लिख दो तो आपका उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अक्षयशील संसाधन कौन कौन से होते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि अक्षय का मतलब क्या होता है। अक्षय का मतलब क्या होता है। अक्षय को हम लोग बांटे तो अ प्लस क्षय से बना होता है। क्षय का मतलब होता है समाप्त होना और अ का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। तो वो संसाधन जो कभी नहीं समाप्त हो सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षय संसाधन या अक्षयशील संसाधन। तो यह इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन भी क्या कहलाते हैं, वही अक्षयशील संसाधन होते हैं। तो जल्दी से एग्जाम्पल बता सकते हैं आपकी कौन से संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं हवा, क्या कभी खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती। हम जो रोशनी ले रहे हैं सूर्य, क्या कभी खत्म हो सकती है,
नहीं। सूर्य, हवा खत्म नहीं हो सकता, ये अक्षयशील संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इवन यहाँ तक कि जल, पानी भी इतना है हमारी दुनिया में कि खत्म नहीं हो सकता। तो हवा, जल, पानी, ये सभी प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो इतनी मात्रा में है कि ये कभी खत्म नहीं होते, इनको यूज करते तो वापस बन जाते, तो ये प्रक्रिया चलती रहती, पुनर्चक्रित होते रहते, इसलिए इन्हें कहते हैं अक्षयशील संसाधन। आप चाहे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि न तो समाप्त होने वाले संसाधन है, इन्हें अक्षयशील संसाधन या नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, क्योंकि ये भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये पुनर्चक्रित हो सकते हैं, पुनर्चक्रित भी हो सकते हैं, तो इनका पुनर्चक्रण होता है, कभी खत्म होने वाले नहीं है। इनमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि कभी खत्म नहीं हो। सूरज कभी खत्म हो ही नहीं सकता, कम से कम 5 अरब साल तक तो जिंदा है, और 5 अरब साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ईंधन संसाधन है। क्यों? जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन वो जो हजारों साल पहले जीवों के दबने से बने हैं, हजारों साल पहले जीवों के दबने से बने हैं, जीवों के दबने से बने हैं, जो हजारों साल पहले जीवों के दबने से बने हैं, जैसे कोयला, कोयला एक जीवाश्म है, जैसे पेट्रोलियम एक जीवाश्म है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस ये सब जीवाश्म है। हजारों साल पहले जीवों के दबने से जो ईंधन निर्मित होता है उसे जीवाश्म कहते हैं। लेकिन अब हजारों साल पहले, अब अरबों खरबों तो नहीं ना, एक सीमित मात्रा में जीव दबे होंगे, तो जिनकी मात्रा सीमित होती है, जीवाश्म ईंधन, इनकी मात्रा सीमित होती है, और इन्हें अनवीकरणीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार इस्तेमाल करने के बाद, एक बार इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद समाप्त हो जाते हैं, इस्तेमाल के बाद समाप्त हो जाते हैं, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, जिनका पुनर्चक्रण मुश्किल है, इनका पुनर्चक्रण नहीं होता, पुनर्चक्रण नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगर होता भी है, होता है तो कितने साल में? हजारों साल में। लेकिन जिसका मतलब अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल आज इस्तेमाल किया है, तो ये 1 लीटर पेट्रोल दोबारा बनने में हजारों साल लग जाएंगे, तो आपको हजारों साल कौन वेट करेगा? 70 साल की जिंदगी लेके आए हैं, हजारों साल वेट कैसे कर लेंगे? इसीलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं, जिनके भंडार भी सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, सामान्य में तो नहीं किया जा सकता। जीवाश्म ईंधन भी एक ऐसा ही संसाधन है, जैसे कोयला पेड़ पौधों के दबने से बना है, पेट्रोलियम जीवों पेड़ पौधों के दबने से बना है, प्राकृतिक गैस भी वैसे ही बनी है, जिसे पुनर्निर्मित होने में हजारों साल लग जाते हैं। अब हजारों साल लगेंगे तो ऐसे में इसको अनवीकरणीय संसाधन ही कहेंगे, इसी कारण से इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कोयला के सीमित भंडार है दोस्तों, कोयला, जैसे पेट्रोल, ये महंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि भार ज़्यादा बढ़ रहा है, और इनके ऊपर ये है कम मात्रा में प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सीमित मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणी विकास का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप पढ़ रहे हो, 2022 में आप पढ़ रहे हो, आपकी क्या चल रही है? पढ़ाई चल रही है, कक्षा 8 में आप पढ़ते हैं, कक्षा 8वीं में आप पढ़ते हैं, और आप किताबों का इस्तेमाल करते हैं, किताब इस्तेमाल करते हैं जिसमें कागज़ होता है, और कागज़ काहे से बनता है? पेड़ों से बनता है। ठीक है, बात समझना मेरी। आप किताबों का इस्तेमाल करते हैं, कागज़ का इस्तेमाल करते हैं जो पेड़ों से बनता है। लगातार पेड़ों के काटने की वजह से कागज़ में कमी आ रही है, कागज़ की मात्रा में कमी आ रही है, क्योंकि हम लोग फिजूल खर्च कर रहे हैं, मात्रा में कमी आ रही है, कागज़ कम हो रहा है।
ऐसे में आने वाली पीढ़ी, मान लो 2050 चल रहा है और वहां पर लोगों के पास कागज इस्तेमाल करने को ही नहीं है, कागज नहीं है, इसलिए वो मोबाइल पर ही पढ़ रहे हैं, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम कागज या पेन, लिखने के लिए उनके पास पेन नहीं है। मतलब संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो आपकी तो आवश्यकता की पूर्ति करे ही, आने वाली भावी पीढ़ी की भी आवश्यकता की पूर्ति करें। अगर 8वीं क्लास में आपने 10 किताबें खरीदी है तो आने वाली पीढ़ी भी 8वीं क्लास में कम से कम 10 किताबें तो पढ़े और खरीदे, इस्तेमाल करे। अदरवाइज अगर हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फालतू कागज़ को वेस्ट करते रहेंगे, कागज़ को जलाते रहेंगे, इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे, तो ये कागज़ महंगा हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पेड़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, और पेड़ ख़त्म तो कागज़ ख़त्म, कागज़ ख़त्म तो आने वाली पीढ़ियों को संसाधन मिलेंगे ही नहीं। जिस तरह से पेट्रोल का इस्तेमाल हम लोग अंधाधुंध कर रहे हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल भी अंधाधुंध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाली पीढ़ी को पेट्रोल देखने को भी नसीब ना हो। तो ऐसे संसाधनों का इस तरीके से उपयोग किया जाए, व्यवस्थित तरीके से दोहन किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो संसाधन कहीं न कहीं मिल जाए या दिखाई दे। हम लोगों ने तो शेरों को देख लिया, लेकिन लगातार शेरों का शिकार हो रहा, तो पता चला कि आने वाली पीढ़ी को शेर को खाली आपको मोबाइल, टैबलेट या किताबों में बता के फोटो में डराना पड़ेगा, देखो ये शेर है, डरो इससे। जबकि हमने तो ओरिजिनल में लाइव देखा है शेर, क्योंकि हमारे टाइम पे शेर होते हैं। तो अगर संसाधन हो या कोई भी जीव जंतु, इनका इस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका भरपूर आनंद उठा सके। इसी विकास को हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, जो आने इस पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी की भी आवश्यकता की पूर्ति करे। यानी एक शब्द इस्तेमाल होता है संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, ये शब्द याद रखना आप। तो संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है, और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहा जाता है। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों के प्रयोग पर पूर्णतः रोक नहीं लगाना, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके, और इसी को कहते हैं सतत विकास। जो मैंने एग्जाम्पल के तरह से आपसे बात बताई है, वही बात यहाँ पर कही गई दोस्तों। एग्जाम्पल को आम भाषा में आसानी से समझोगे तो चीज़ें दिमाग में सीधी घुस जाएगी, और खाली रटने का प्रयास करोगे तो चीज़ें याद नहीं होगी। तो बात समझ में, मैंने कागज़ का जो एग्जाम्पल दिया उससे शायद आप समझ सकते हैं। तो हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी लाभान्वित करे संसाधनों का उस तरीके से संरक्षण करना ही क्या कहलाता है, संसाधन विकास, सतत विकास कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताना, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। जैसे मिट्टी हमारी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी को बचाना पड़ेगा दोस्तों। अगर मिट्टी नहीं बचाई तो हम लोग फसल कैसे उगाएंगे, फसल नहीं उगा पाए तो हमारे पेट कैसे भरेंगे, क्योंकि हम लोग जितनी भी चीज़ें खाते हैं सब खेती से तो आती है, मानव निर्मित तो कुछ हो नहीं सकता। इसके अलावा जल एक बहुत बड़ा संसाधन, जल को भी बचाना चाहिए। हमें वृक्षों को भी बचाना चाहिए, वृक्षों का भी रक्षा करना चाहिए। यानी कुल मिला के पर्यावरण की रक्षा करना ही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। प्रकृति में प्राप्त सभी संसाधनों को दूषित होने से बचाना, उनका क्षय होने से, क्षरण होने से बचाना, उनकी सुरक्षा करना ही प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे 3 प्राकृतिक संसाधनों की बात मैंने यहाँ पर की है। तो आइए चर्चा करते हैं उन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, कैसे उनको बचाया जा सकता है। सबसे पहली बात, मृदा का संरक्षण। क्योंकि मृदा का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि मृदा हमें उपज देती है, और भारत तो वैसे भी एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और भारत में यूपी में तो और सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो और भी ज़रूरी है। तो मृदा का अपरदन इसलिए रोकना चाहिए क्योंकि मृदा का अपरदन होता है, कैसे होता है ये भी समझ लें हम लोग। मृदा को सबसे बड़ी हानि जो होती है वो अपरदन से होती है। अपरदन का मतलब मिट्टी का कट जाना। जब नदी बह के आती है, स्पीड से बह के आती है, तो मिट्टी काट भी लेती है। जबकि वहीं जो मिट्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आपको मैदानों में दिखती है, वो सब गंगा नदी बहा के लाती है। गंगा मैया जो मिट्टी बहा के लाती है वही तो जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन वही मिट्टी नदी से कट भी सकती है। तो मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए। मतलब अगर फसलों को काट रहे हैं तो बिल्कुल जड़ से नहीं काटना है, फसलों को ऊपर से काटे ताकि जो उनके डंठल है वो मिट्टी को संजो के रखे, बांध कर रखे, जिससे मिट्टी का अपरदन नहीं होता है।
जिससे वायु का वेग का प्रभाव भी ना पड़े। वायु जो होती है वो मिट्टी का कटाव करती है दोस्तों। खाली खेत अगर पड़ा हुआ है तो वायु की है मिट्टी कटाव करती है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, खेत के चारों तरफ जो मेड़ होती है उसमें पेड़ की लाइन से कतारें लगा देते हैं, और ये पेड़ों की जो लाइन होती है रक्षा करती है हमारी मिट्टी के कटाव की। क्योंकि मृदा का अपर्दन वायु द्वारा भी होता है। पशु चारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा का अपर्दन रोका जा सकता है। अगर मेड़ नहीं आपके खेत में तो वर्षा का पानी ज्यादा आने की वजह से जो खेती की जो मिट्टी है वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, दूसरे के खेत में चली जाएगी और धीरे धीरे नाले में बह के निकल जाती है। तो इस तरह से आप मिट्टी के कटाव को भी रोक सकते हैं और ये बहुत जरूरी है। भारत में बहुत सारी नदियां इन मिट्टी के कटाव के लिए फेमस है। जैसे उत्तर प्रदेश में ही बहने वाली एक नदी मिट्टी के कटाव के लिए काफी फेमस है, जो मध्य प्रदेश से निकल के आती है, उसका नाम है चंबल नदी, जो इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा में आकर यमुना नदी से मिल जाती है। ये नदी मध्य प्रदेश के तो कई भागों में उत्खात भूमि बनाती है, बीहड़ बनाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कई बीहड़ वाला क्षेत्र निर्मित कर देती है। मुरैना के आसपास जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं वहाँ पर बड़ी समस्या है यहाँ पर। तो ये नदी जो है अपने इस अवनाली का अपर्दन की वजह से फेमस है और ये तोड़ती रहती है हमेशा। और मिट्टी कटाव मिट्टी कटाव को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सबकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें हमेशा हर साल पिछले साल से ज़्यादा फसल उगानी है। और पिछले साल से ज़्यादा फसल उगानी है तो हमें मिट्टी के कटाव को रोकना पड़ेगा, संजोना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका वृक्षों का संरक्षण। वृक्षों के कटाव को रोकना, वृक्षों का संरक्षण करना, क्योंकि देखो जब से दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई है ना, तब से ही पेड़ों से, वृक्षों से, यानी लकड़ी से बनने वाली चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले पेड़ों को इतना नहीं काटा जाता था, केवल अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाए जाते। आजकल हर एक चीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है, कागज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है। मैं आपको बता दूं, आपने अपने जीवन में कितने ही पेड़ पौधे देख लिए हो, लेकिन दोस्तों जो पुराने पेड़ पौधों के तने और ऊंचाई होती थी आज आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि पहले के लोगों ने बहुत बड़े बड़े पेड़ काट दिए हैं। अब तो पेड़ इतने बड़े मिलेंगे भी नहीं आपको, अब तो काफ़ी छोटी हाइट उनकी मिलती है। पहले काफ़ी मोटा तना और बड़ा पेड़ मिलता था और पेड़ों का घनत्व भी बहुत ज़्यादा था दुनिया में। अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सकता है। वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरण के प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। वृक्षारोपण बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है दोस्तों। तो वृक्षारोपण जो है मरुस्थलीकरण को रोक सकता है, सूखे को रोक सकता है, और वृक्षारोपण मिट्टी के कटाव को रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं वृक्षारोपण के बहुत ज़्यादा फायदे अपने आप में। पूरा वन जो अपना जो क्या बोलते हैं बायोम जो होता है, हमारा जो स्थल मंडल होता है, जैसे जैव मंडल भी कहा जाता है, जैव मंडल जो होता है, इसको संरक्षण के लिए बहुत सारे जीवों का संरक्षण है वन, इसलिए हमें वनों का और वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। खनिज संरक्षण ये भी बहुत ज़रूरी है। हमने खनिज संपदा तो खोज ली है और उसे लगातार खोद के निकाल भी रहे हैं, लेकिन खनिज संपदा बहुत कम है दोस्तों। ये खनिज संपदा कम होने की वजह से इसके खत्म होने की आशंका है, इसलिए हमें खनिज संसाधनों का संरक्षण भी करना चाहिए। इनका दुरुपयोग नहीं, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपका काम प्लास्टिक की बोतल से या प्लास्टिक के पात्र से हो रहा है तो आप फिर धातु के बर्तन आपको नहीं बनाना चाहिए। जैसे पुराने समय के लोग धातु का इस्तेमाल हर चीज़ में करते थे, लेकिन धातुएं अब नहीं मिलेगी ज़्यादा, इसी वजह से प्लास्टिक वाले चीज़ों ने उसका स्थान ले लिया। तो हमें हमेशा वैकल्पिक चीज़ों का खोज करना चाहिए। जैसे सोना, हीरा जैसी धातुएं, जैसी जो चीज़ें हैं, अमूल्य चीज़ें हैं, ये जो खनिज संपदा है, ये कितनी महंगी मिलती है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में दुनिया में पड़ी हुई है, और बहुत कम मात्रा में तो एक दिन ख़त्म भी हो जाएगी। इसलिए संसाधन ख़त्म ना हो, इससे बचाने के लिए दूसरा विकल्प खोज लेना चाहिए। आर्टिफिशियल चीज़ें आना शुरू हो गई आजकल। तो खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ तथा कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए। जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। तो खनिजों का संरक्षण भी करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक में भी उस प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको रीयूज़ किया जा सके, रिसाइकल किया जा सके, क्योंकि प्लास्टिक भी अपने आप में समस्या, आप समझते ही हैं प्लास्टिक प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है। ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे तोड़कर या जिसको वापस से नया पदार्थ बना सके, ऐसा कुछ। अगला हमारा संरक्षण है जल का संरक्षण। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ये सारी चीज़ें यूं ही नहीं बोली जाती, क्योंकि जल के बिना तो जीना संभव ही नहीं है।
जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है और वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदी तथा नालों में पहुंचता है और वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। अब होता क्या है, भारत में जितनी वर्षा होती है, एक तो आपने देखा होगा कि जुलाई और अगस्त के महीने में बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ आ जाती है। जब पानी ही पानी, हर जगह देखो तो पानी पानी दिखता है। कुछ दिनों के बाद पानी की इतनी कमी आ जाती है कि पानी नहीं मिलता है, तो वो पानी गया कहाँ? वर्षा का जल जल का सबसे बड़ा स्रोत है और उसको हमने स्टोर नहीं किया। स्टोर नहीं किया तो बह के निकल जाएगा नदियों के साथ और चला जाएगा समुद्र में और वेस्ट हो जाता है। समुद्र में खारा पानी में मिल जाएगा तो किसी काम का नहीं। वर्षा के जल का संचय कर उसको संरक्षित किया जा सकता है, जैसे बांध बना करके संरक्षित किया जाता है, जिससे लोगों को पीने का पानी, सिंचाई का पानी, हर तरह का पानी मिल सकता है। वर्षा के जल को उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिकिल सिंचाई, टिकिल सिंचाई या टपकन सिंचाई जिसको बोल सकते हैं, या ड्रिप सिंचाई भी बोल सकते हैं, द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर भी जल संरक्षण किया जा सकता है। और जल संरक्षण हमें हमेशा गर्मी में तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में पानी को पीने का भी पानी की समस्या हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको किसी शहर के बारे में पढ़ना है तो चेन्नई शहर के बारे में पढ़ना, कि भारत के कौन सा ऐसा शहर है जो पानी की समस्या से हर साल जूझता है। गर्मी के दिनों में वहाँ पर हज़ारों टैंकर चलाए जाते हैं, तब जाके पीने के पानी की व्यवस्था होती है। मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूँ, दूसरे पानी की व्यवस्था के लिए तो और उनको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, और वो भी पीने का पानी साफ मिले ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है और पानी की आपूर्ति नहीं होती। निम्नलिखित सही जोड़ी बनाइए है, सही जोड़ी बनानी है। कोयला क्या है? क्या कोयला मानव पूरित संसाधन है? क्या कोयला जीवाश्म संसाधन है या कोयला अक्षयशील संसाधन है? कोयला अक्षयशील संसाधन तो नहीं है, कोयला जीवाश्म संसाधन है, क्योंकि जमीन ये जीवाश्म से बनता है। ये हजारों साल पहले करोड़ों पेड़ों के दबने से बना है। सौर का प्रकाश जो है वो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए अक्षयशील संसाधन, और वनों से हमारी मानवों की पूर्ति होती है, तो मानव पूरित संसाधन है। तो बिल्कुल इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोयला जीवाश्म संसाधन, सौर प्रकाश अक्षयशील संसाधन, और वन जो है हमारा मानव पूरित संसाधन है। ये सही जोड़ी हमारी बिल्कुल यहाँ पर सही होती है। बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक पुल कैसा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है जो इंसान ने बनाया है। उपजाऊ भूमि कैसी है? ये प्रकृति ने हमें दी है, प्राकृतिक संसाधन है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। तो संसाधनों का संरक्षण तो बहुत जरूरी है। इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन यूपी उत्तर प्रदेश कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान हमारी पृथ्वी हमारे जीवन का पाठ नंबर 1 का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आ गया है आपके लिए बिहार बोर्ड पूरी तरह से। सारे के सारे सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको बिहार बोर्ड के सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहे हैं, ये बिहार बोर्ड के जितने भी वीडियो आपको यूट्यूब पे ढूंढने में समस्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड के जो है वो यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार बोर्ड और अन्य बोर्ड के सारे यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई देंगे। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट विजिट करिए। वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। जैसे ही आप गूगल पर magnetbrains.com डालेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको अपना बोर्ड यानी अपना उत्तर प्रदेश बोर्ड ढूंढना है, तो आप टॉप कोर्सेस में जैसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा यूपी बोर्ड कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं, क्योंकि कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक उत्तर प्रदेश बोर्ड हम लोग कराने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग शुरू कर दिया है क्लास 8, और क्लास 8 का हमारा जो है भूगोल विषय जो है, जिसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। तो हमारी जो पृथ्वी है और हमारा जीवन, ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। जैसे आप इस चैप्टर को देखो, इसके नीचे लिखा हुआ है वॉच नाउ। वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपको दिखेगा वॉच ऑल वीडियो, पाठ्यक्रम परिचय, ये वीडियो आ जाएगा। 14 मिनट का वीडियो है ये। इसको देखोगे तो आपका सिलेबस भी डिस्कस किया है मैंने यहाँ पर, आपको यहाँ पर आपका सिलेबस भी मिल जाएगा। जैसे उस पर सिलेबस पर क्लिक करेंगे आप, आपका वीडियो हो जाएगा शुरू, और यूपी बोर्ड की विषय सूची आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ताकि हमें क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर भी आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा सारे के सारे चैप्टर जो आगे हम लोग करने वाले, सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो कितना आसान है, और यहाँ पर एड ब्रेक वगैरह भी नहीं आते, इसलिए सारा वीडियो आपको एक साथ एक फॉर्म में दिखाई देगा।
तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे लेक्चर और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।